ओशो का एक कथन है, जब अंधे लोगों की भीड़ किसी को चुनती है तो चुना गया व्यक्ति भी अंधा ही होगा। ये एक ऐसा विचार है जो सीधा दिल पर रखता है, क्योंकि हमें तो बचपन से यही सिखाया गया है कि लोकतंत्र ही सबसे अच्छी व्यवस्था है, जनता का शासन जनता के लिए। तो आज हम ओशो ज्ञान से मिले इन स्रोतों की गहराई में उतर रहे हैं और हमारा मिशन ये समझना है कि ओशो ने जनता के शासन की इतनी तीखी आलोचना आखिर क्यों की। क्या लोकतंत्र जो सबको बराबर बनाने के लिए बनाया गया था, क्या वही व्यवस्था असल में साधारणता को, मतलब एक मीडियोक्रिटी को जन्म देती है? और यहाँ ये साफ करना बहुत ज़रूरी है कि ये चर्चा किसी राजनीतिक व्यवस्था को सही या गलत ठहराने के लिए बिल्कुल नहीं है। हम सिर्फ उन विचारों को समझने की कोशिश कर रहे हैं जो इन स्रोतों में दिए गए हैं, वो भी चेतना और जागरूकता के नज़रिए से। हम ये देखेंगे कि ओशो जिसे लोकतंत्र कहते हैं और जिसे वो अचेतन लोकतंत्र कहते हैं, उसमें ज़मीन आसमान का फ़र्क क्यों है। ठीक है, तो चलिए इसे परत दर परत खोलते हैं। सबसे पहला सवाल जो मेरे मन में आ रहा है वो ये कि क्या ओशो लोकतंत्र के खिलाफ थे? असल में उन्हें दिक्कत क्या थी लोकतंत्र से? ये बहुत दिलचस्प सवाल है, क्योंकि स्रोतों के अनुसार ओशो लोकतंत्र के नहीं बल्कि उस लोकतंत्र के विरोधी थे जो बिना सोचे समझे एक भीड़ की तरह काम करता है। अचेतन लोकतंत्र। हाँ, अचेतन लोकतंत्र। उनका जो मूल तर्क था वो संख्या बनाम सत्य पर टिका था। देखिए, लोकतंत्र का आधार क्या है? बहुमत। बहुमत। जो ज्यादा लोग कहेंगे वो सही मान लिया जाएगा। लेकिन ओशो का एक बुनियादी सवाल था, क्या दुनिया में कभी भी कोई सच बहुमत से तय हुआ है? एक मिनट, जब आप अचेतन लोकतंत्र कहती हैं, हाँ, तो क्या ये सिर्फ शब्दों का खेल नहीं है? जमीन पर तो लोकतंत्र लोकतंत्र ही होता है। क्या फर्क है दोनों में? नहीं, फर्क बहुत गहरा है और ये मानसिकता का है। लोकतंत्र एक आदर्श है, एक आइडियल, जहां जागरूक नागरिक सोच समझकर अपने विवेक से फैसले लेते हैं। और अचेतन लोकतंत्र वो हकीकत है जहां भीड़ डर, लालच और भावनाओं के आधार पर फैसले लेती है। ओशो का कहना था कि जब तक व्यक्ति जागरूक नहीं होता तब तक लोकतंत्र सिर्फ एक खूबसूरत सपना है। हकीकत में वो एक भीड़ तंत्र बनकर रह जाता है। ये तो बहुत बड़ा दावा है। और संख्या बनाम सत्य वाली बात जब आप ये कहती हैं तो मेरे दिमाग में तुरंत गैलीलियो आते हैं। वो अकेले कह रहे थे कि पृथ्वी घूमती है। बिल्कुल। और पूरी दुनिया, पूरा बहुमत उनके खिलाफ था। बिल्कुल सही उदाहरण है। या सुकरात को याद कीजिए, उन्हें सिर्फ इसलिए जहर पीना पड़ा क्योंकि बहुमत को उनके विचार खतरनाक लगे। ओशो के अनुसार सत्य की प्रकृति ही यही है। वो अक्सर किसी एक व्यक्ति की गहरी अनुभूति से पैदा होता है, भीड़ की राय से नहीं। भीड़ तो हमेशा सुविधा और सुरक्षा खोजती है। वो उस रास्ते पे चलना चाहती है जिस पर सब चल रहे हैं, क्योंकि वो आसान लगता है, सुरक्षित लगता है। सही बात है। इसलिए भीड़ की सोच हमेशा औसत होती है, असाधारण नहीं। और लोकतंत्र इसी औसत सोच को फैसले लेने की ताकत दे देता है। यहाँ बात और उलझ जाती है। इन स्रोतों में एक विचार बार बार आता है कि लोकतंत्र में एक मूर्ख और एक बुद्धिमान व्यक्ति के वोट की कीमत बराबर होती है। अब कागज पर तो ये समानता का सिद्धांत बहुत अच्छा लगता है, मैं ना बिल्कुल। लेकिन असल दुनिया में इसके नतीजे क्या होते हैं? और यहीं पर ओशो की सबसे तीखी टिप्पणी आती है। वो कहते हैं संख्या कभी बुद्धिमान नहीं होती, केवल व्यक्ति बुद्धिमान होता है। जब आप वोट गिनते हैं तो आप ज्ञान या समझ को नहीं तौल रहे होते, आप सिर्फ सिरों की गिनती कर रहे होते हैं। अब समाज की सच्चाई क्या है? गहरी समझ, दूरदृष्टि, ये बहुत दुर्लभ गुण है। हाँ, ये गिने चुने लोगों में मिलते हैं। बिल्कुल। जबकि इसके उलट बिना सोचे समझे मान लेना, भावनाओं में बह जाना, ये तो बहुत आम है। ये हम हर दिन देखते हैं। सटीक। और क्योंकि बुद्धिमत्ता दुर्लभ है और अज्ञान सामान्य, तो बहुमत हमेशा सामान्य लोगों का ही होगा। इसका सीधा मतलब ये हुआ कि फैसले लेने की अंतिम शक्ति बुद्धिमत्ता के बजाय संख्या के हाथ में चली जाती है। संख्या के हाथ में चली जाती है। इसे ऐसे समझिए जैसे किसी मरीज की बहुत ही जटिल हार्ट सर्जरी करनी हो और ये फैसला हॉस्पिटल के चीफ सर्जन की टीम न ले, अच्छा? बल्कि हॉस्पिटल के सारे मरीज और स्टाफ वोटिंग करके तय करें कि ऑपरेशन कैसे होगा। अरे, नतीजा तो हम सब जानते हैं क्या होगा। हाँ, पर इसका दूसरा पहलू भी तो है। अगर हम वोटों को बुद्धिमत्ता के आधार पर तौलने लगे तो ये तो एक बहुत खतरनाक और एलिटिस्ट, मतलब अभिजात्य रास्ता नहीं हो जाएगा? कौन तय करेगा कि कौन ज्यादा बुद्धिमान है और किसके वोट की कीमत ज्यादा होनी चाहिए? हाँ, ये तो लोकतंत्र की मूल भावना के ही खिलाफ है। आपका सवाल बिल्कुल सही है।
और यही इस पूरी बहस का सबसे मुश्किल हिस्सा है। ओशो इस खतरे को जानते थे और इसीलिए उनका समाधान वोटों को तौलना नहीं था। उनका समाधान कुछ और था जिस पर हम आगे बात करेंगे। लेकिन पहले इस समस्या को और गहराई से समझना होगा। अगर बहुमत बुद्धिमान नहीं है तो वो अपने फैसले किस आधार पर लेता है? वो अपने नेताओं को कैसे चुनता है? हाँ, ये जरूरी सवाल है। अगर तर्क और विवेक नहीं तो फिर क्या? स्रोतों के मुताबिक एक अचेतन भीड़ 3 चीजों से सबसे ज्यादा प्रभावित होती है: डर, भावनाएं और प्रचार। किसी को ये डर दिखाना कि दूसरा तुम्हारी चीजें छीन लेगा बहुत आसान है। किसी की धार्मिक या राष्ट्रीय भावनाओं को भड़काना बहुत आसान है। और झूठ को बार बार दोहराकर उसे सच बना देना यानी प्रचार, ये तो सबसे ताकतवर हथियार है। एक अचेतन मन इन चीजों का आसानी से शिकार हो जाता है। यानी बहुमत उस नेता को चुनता है जो उसके डर को सबसे अच्छी तरह बेच सके या उसकी भावनाओं को सबसे अच्छी तरह भड़का सके। बिल्कुल। वो सत्य को नहीं, सुविधा को चुनता है। बिल्कुल। और इसी संदर्भ में ओशो का एक बहुत गहरा कथन है, नेता जनता का प्रतिबिंब होता है और जनता स्वयं अचेतन होती है। इसका मतलब है कि हमें वैसे ही नेता मिलते हैं जैसे हम खुद होते हैं। अगर समाज डरा हुआ है, लालची है, बटा हुआ है, तो उसे ऐसे ही नेता मिलेंगे जो डर, लालच और बंटवारे का सौदा करते हैं। इसी वजह से लोकतंत्र अक्सर महान नेताओं को नहीं बल्कि लोकप्रिय नेताओं को जन्म देता है। अच्छा। महान होने के लिए सच के साथ खड़ा होना पड़ता है, जो अक्सर भीड़ को पसंद नहीं आता। जबकि लोकप्रिय होने के लिए बस भीड़ को वही सुनाना होता है जो वो सुनना चाहती है। ठीक है, ये बात तो समझ आई कि भीड़ भावनाओं से चलती है। लेकिन मुझे ये जोड़ना है कि इससे औसतपन, मीडियोक्रिटी, वो कैसे पैदा होती है? लोकप्रिय होना और औसत होना, ये दोनों एक ही बात तो नहीं है, या हैं? मनोवैज्ञानिक स्तर पर ये दोनों चीजें जुड़ी हुई हैं। देखिए, भीड़ को असाधारण व्यक्ति, विद्रोही विचार और गहरी सोच से हमेशा डर लगता है। ऐसा व्यक्ति जो स्थापित मान्यताओं पर सवाल उठाए, वो भीड़ को खतरनाक लगता है। हाँ, क्योंकि वो भीड़ को सोचने पर मजबूर करता है। और भीड़ सोचना नहीं चाहती, वो बस विश्वास करना चाहती है। सही बात है। इसलिए चुनाव के समय हमेशा उसे चुना जाता है जो सुरक्षित लगे, जो हम में से ही एक लगे, जो बहुत ज्यादा बुद्धिमान या अलग न दिखे। ये कुछ ऐसा है जैसे कोई बड़ी कंपनी अपना सीईओ चुनने के लिए सबसे योग्य और विजनरी उम्मीदवार को छोड़कर उस कैंटीन वर्कर को चुन ले जो सबसे मजाकिया है और सबके साथ घुल मिल जाता है। बेहतरीन उदाहरण है। लोग उसे पसंद करते हैं, पर क्या वो कंपनी चला सकता है? शायद नहीं। बेहतरीन उदाहरण। असाधारण व्यक्ति एक चुनौती की तरह लगता है। ओशो के शब्दों में भीड़ ऊंचाई से डरती है क्योंकि ऊंचाई जिम्मेदारी मांगती है। एक महान जागरूक नेता समाज से भी जागरूकता और जिम्मेदारी की मांग करेगा। वो चाहेगा कि लोग अपने पैरों पर खड़े हों, सोचें, सवाल करें। लेकिन भीड़ को ऐसा नेता नहीं चाहिए। नहीं चाहिए। उसे तो एक चरवाहा चाहिए जो उसे हाँक कर ले जाए और बता दे कि क्या करना है। इसी जिम्मेदारी से बचने की चाहत से औसत नेता पैदा होते हैं जो कोई बड़ा बदलाव नहीं करते, क्योंकि बदलाव से भीड़ को डर लगता है और इस तरह पूरा समाज औसतपन के एक दुष्चक्र में फंस जाता है। तो असल में विरोधाभास ये है कि लोकतंत्र जो सबको अवसर देने और ऊपर उठाने के लिए बनाया गया था, वही व्यवस्था विचारों को सबसे निचले स्तर पर ले आती है ताकि सब उससे जुड़ सके। समानता की खोज में हम असाधारण को खो देते हैं। आपने बिल्कुल सही नब्ज पकड़ी है। ये सब सुनने के बाद किसी के भी मन में यह सवाल आएगा कि अगर लोकतंत्र में इतनी खामियां हैं, तो क्या ओशो किसी तरह की तानाशाही के समर्थक थे? क्या वे चाहते थे कि कोई एक बुद्धिमान व्यक्ति या समूह सबका नियंत्रण करे? ये एक बहुत बड़ा डर है जो ऐसी किसी भी आलोचना से पैदा होता है। और ये एक बहुत बड़ा भ्रम भी है। स्रोत ये बिल्कुल साफ करते हैं कि ओशो तानाशाही के उतने ही खिलाफ थे जितने अंधे लोकतंत्र के। उनकी नज़र में तानाशाही में एक व्यक्ति की मूर्खता पूरे देश पर थोप दी जाती है। हाँ। जबकि लोकतंत्र में भीड़ की मूर्खता थोप दी जाती है। उनके लिए दोनों ही अस्वीकार्य थे। उनका सुझाव कुछ और था, जिसे वो मेरिटोक्रेसी या बुद्धिमानों का मार्गदर्शन कहते थे। बुद्धिमानों का मार्गदर्शन, ये सुनने में तो अच्छा लगता है, पर असल में काम कैसे करेगा? ये तानाशाही से अलग कैसे है? कौन चुनेगा इन बुद्धिमान लोगों को? क्या ये एक तरह की फिलोसोफर किंग वाली तानाशाही नहीं बन जाएगी जैसा प्लेटो ने कहा था? यही सबसे महत्वपूर्ण सवाल है। ओशो के विचार में फर्क सत्ता और सेमा की भावना का है। तानाशाही सत्ता और जबरदस्ती पर आधारित है। ओशो का विचार
चेतना और स्वेच्छा पर आधारित था। उनका कहना था, नेतृत्व संख्या से नहीं, चेतना से आना चाहिए। इसका मतलब ये नहीं था कि वैज्ञानिक, डॉक्टर या शिक्षक वोट नहीं देंगे, बल्कि ये था कि अलग-अलग क्षेत्रों के फैसले उस क्षेत्र के सबसे काबिल लोग लेंगे। जैसे शिक्षा नीति देश के सबसे अच्छे शिक्षाविद बनाए, न कि अनपढ़ नेता। अर्थव्यवस्था के फैसले सबसे अच्छे अर्थशास्त्री लें। लेकिन अंतिम शक्ति किसके हाथ में होगी? प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति कौन होगा? क्या उसे भी कोई कमिटी चुनेगी? यहीं पर तानाशाही का खतरा आता है। ओशो का इशारा एक बहुत ही आदर्शवादी व्यवस्था की तरफ था, जहां नेतृत्व पद या शक्ति की दौड़ नहीं, बल्कि एक स्वाभाविक जिम्मेदारी होगी। उनका मानना था कि समाज के सबसे जागरूक, सबसे ध्यानी और प्रेमपूर्ण लोग स्वाभाविक रूप से मार्गदर्शक की भूमिका में आ जाएंगे, क्योंकि वह सत्ता के भूखे नहीं होंगे। उनकी मौजूदगी ही समाज के लिए एक रोशनी का काम करेगी। ये एक ऐसा नेतृत्व होगा जो सेवा के लिए होगा, शासन के लिए नहीं। हाँ, ये बहुत आदर्शवादी लगता है। इसे लागू करना लगभग असंभव लगता है, लेकिन ये तानाशाही के विचार से बिल्कुल विपरीत है। तो अगर समस्या किसी एक व्यवस्था में नहीं है, ना लोकतंत्र में, ना तानाशाही में, तो फिर जड़ कहाँ है? और इन स्रोतों के अनुसार इस सब का समाधान क्या है? ओशो का पूरा जोर हमेशा व्यक्ति पर था, व्यवस्था पर नहीं। उनका मानना था कि कोई भी बाहरी सिस्टम इंसान को नहीं बदल सकता। जब तक इंसान अंदर से डरा हुआ है, लालची है, अचेतन है, तब तक आप कोई भी वाद ले आइए, साम्यवाद, समाजवाद, लोकतंत्र, वो उसे भ्रष्ट कर ही देगा। इसलिए उनका अंतिम समाधान राजनीतिक नहीं, बल्कि आध्यात्मिक था। पहले व्यक्ति को बदलो, फिर व्यवस्था अपने आप बदलेगी। यानी हम समस्या का हल संसद और चुनावों में ढूंढ रहे हैं, जबकि इन स्रोतों के हिसाब से जवाब हर व्यक्ति के अपने भीतर है। बिल्कुल। जब तक एक एक मनुष्य जागरूक नहीं होता, अपने डर और लालच से ऊपर नहीं उठता और दूसरों के विचारों पर जीने के बजाय खुद सोचने की हिम्मत नहीं करता, तब तक कोई भी व्यवस्था काम नहीं करेगी। अगर वोटर ही जागरूक नहीं है, तो वो सही प्रतिनिधि कैसे चुनेगा? सही बात है। अगर लोग खुद ही झूठ और नफरत में जी रहे हैं, तो वे एक सच्चा और प्रेमपूर्ण नेता कैसे चुनेंगे? ये असंभव है। इसीलिए असली क्रांति राजनीतिक नहीं, बल्कि चेतना की क्रांति है। तो आज की इस पूरी चर्चा का सार ये है कि लोकतंत्र अपने आप में अच्छा या बुरा नहीं है। ये एक खाली बर्तन की तरह है। आप उसमें जो डालेंगे वही आपको वापस मिलेगा। एक जागरूक समाज में यह सबसे सुंदर व्यवस्था हो सकती है, लेकिन एक अचेतन समाज में यह सिर्फ औसतनपन को ही सत्ता सौंपेगा, क्योंकि भीड़ हमेशा औसत को ही चुनती है। और इसीलिए ओशो कहते थे, लोकतंत्र साधारणता पैदा करता है। ये एक असहज करने वाला सच हो सकता है, लेकिन यह हमें राजनीति से हटाकर अपने भीतर झांकने पर मजबूर करता है। जाते जाते सभी के लिए एक विचार छोड़ जाते हैं। इस पे सोचिए, किसी राजनीतिक पक्ष में बंधने के बजाय सिर्फ जागरूक होकर देखिए। तो अगली बार जब हम कोई भी फैसला लें, चाहे वो एक वोट देने का हो या अपनी जिंदगी का कोई छोटा बड़ा निर्णय, तो खुद से पूछने लायक सवाल ये है, यह फैसला मेरे विवेक से आ रहा है या किसी डर, किसी भावना या भीड़ के दबाव से? इस एक सवाल का जवाब शायद सब कुछ बदल दे।